आज हम BA LLB थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर को शुरू करेंगे। फर्स्ट पेपर का नाम है लॉ ऑफ क्राइम और इस लॉ ऑफ क्राइम सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम को कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, नंबर 2 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, स्टेजेस ऑफ क्राइम, concept of strict liability, constructive liability and common intention and common object। जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम को पढ़ते पढ़ते हम इन्हीं सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम। जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम को पढ़ेंगे तो इस टॉपिक के अंदर कोशिश की जाएगी कि क्राइम की डेफिनेशन बताई जाए और क्राइम की डेफिनेशन जो हमारे ज्यूरिस्ट रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बताया जाए कि किस ज्यूरिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी है। तो शुरुआत हम लोग अपने आंसर की इस तरीके से करेंगे कि बहुत सारे ज्यूरिस्ट हुए हैं जिन्होंने क्राइम की डेफिनेशन को डिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी डेफिनेशन कंप्लीटली इस तरीके की नहीं आ पाई जो क्राइम को प्रॉपरली डिफाइन कर सके। हर डेफिनेशन में कुछ ना कुछ कमी रह गई, हर डेफिनेशन का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म हुआ, उसमें कुछ एरर्स रही। उन डेफिनेशंस को सबको हम देखेंगे और विद एग्जांपल देखेंगे और किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ, क्राइम की डेफिनेशन का किस तरीके से चेंजेस आए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी आंसर की लाइन को इस तरीके से लिख सकते हैं, मैनी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू डिफाइन द क्राइम बाय मैनी ज्यूरिस्ट्स बट ऑल फेल्ड टू हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एक्ट्स और ओमिशंस विच अमाउंट क्राइम। तो ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं आई जो हमको कंप्लीटली ये बता सके कि कौन सा एक्ट और कौन सा एक्ट का ओमिशन, कार्य कौन सा कार्य और कार्य का लोप क्राइम की कैटेगरी में आएगा। ऐसी कोई डेफिनेशन प्रॉपरली नहीं आई है। इसके पीछे रीजन क्या रहे कि ये जो सभी लोग फेल रहे, इतने सारे अच्छे ज्यूरिस्ट क्राइम की डेफिनेशन को डिफाइन करने में जो फेल रहे, इसके पीछे क्या रीजंस थे, ये रीजन हमारा नेक्स्ट लाइन में आएगा और इसका रीजन है चेंजिंग नोशंस अबाउट क्राइम। टाइम टू टाइम क्राइम के बारे में जो विचारधाराएं चेंज होती रही, वो रीजंस थे कि एक कोई फिक्स डेफिनेशन क्राइम की नहीं आई। तो इस चेंजिंग नोशन का क्या कारण रहा कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तब तब हमारी विचारधाराएं चेंज होती चली गई। जैसे जैसे प्लेसेस चेंज होते हैं, स्थान से एक स्थान दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो अपराध के बारे में एक विचारधारा चेंज हो जाती है। तो इसी कारण से कोई एक डेफिनेशन, फिक्स डेफिनेशन नहीं दी गई। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं, रीजंस बिहाइंड सच फेलियर इज चेंजिंग नोशन अबाउट क्राइम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। अब आप ये बात अपने आंसर में लिखेंगे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्राइम की डेफिनेशन चेंज होती रही है और एक फिक्स डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। उनको मैं यहाँ पे लिस्ट करूंगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको मैं लिस्ट करूंगा और उनके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा कि उनका असर कैसे पड़ता है क्राइम की डेफिनेशन पर। क्राइम की विचारधारा टाइम टू टाइम चेंज होती है और प्लेस टू प्लेस चेंज होती है एंड इन एडिशन टू दैट बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं क्राइम की डेफिनेशन को इफेक्ट करते हैं। तो ये फैक्टर्स भी आपको अपने आंसर में लिखने पड़ेंगे। ये कुछ फैक्टर्स हैं, मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है, आप इनको याद कर लें और इन्हें याद करना भी बहुत आसान है। एक सोसाइटी से रिलेटेड ये फैक्टर होते हैं कि उनको आप ध्यान में रखेंगे तो वहीं से आपको निकल के मिल जाएंगे ये कैरेक्टर्स। जैसे कि पहला फैक्टर है जो क्राइम की डेफिनेशन को इफेक्ट करता है, वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप एंड सोसाइटीज। जो सोसाइटी के या किसी ग्रुप के कुछ मूल्य होते हैं, जैसे जैसे मूल्य चेंज होते हैं वैसे वैसे क्राइम की डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है। किसी ग्रुप में एक बात का होना हो सकता है क्राइम हो और वही हो सकता है दूसरे ग्रुप में उस बात का होना क्राइम ना कहलाता हो। इसी तरीके से आइडियल्स ऑफ द ग्रुप एंड सोसाइटी, उस सोसाइटी के या ग्रुप के जो आदर्श होते हैं उनके आधार पर भी क्राइम की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। फेथ
ऑफ द ग्रुप एंड सोसाइटी। जो बिलीफ होते हैं, किसी सोसाइटी के फेथ होते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी क्राइम की डेफिनेशन चेंज होती है। रिलीजियस एटीट्यूड, जो धार्मिक एटीट्यूड्स होते हैं किसी ग्रुप और सोसाइटीज के, उसके आधार पे भी क्राइम की डेफिनेशन चेंज होती है। मैं इनके एग्जाम्पल, इनमें से कुछ के एग्जाम्पल मैं आपको अभी दूंगा जिनसे और ये बातें क्लियर हो जाएंगी। कुछ तो आप ये फैक्टर लिख देंगे और इनके 2-4 फैक्टर्स के एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कस्टम्स होते हैं, सोसाइटीज के कस्टम होते हैं, किसी ग्रुप्स के कस्टम होते हैं, उनके आधार पर भी डिसाइड होता है कि कोई एक्ट यहाँ पे सोसाइटी में क्राइम कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। ट्रेडिशंस होते हैं हर सोसाइटी के, उनके अकॉर्डिंग टाबूज होते हैं। और दूसरा, इनके अलावा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, किस सोसाइटी को, किस कंट्री को किस टाइप की गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, उसके अकॉर्डिंग भी क्राइम की डेफिनेशन चेंज होती है। कहीं पे कोई एक्ट क्राइम कहलाता है, कहीं पे कोई एक्ट क्राइम नहीं कहलाता है। इनको भी एग्जाम्पल के साथ अभी हम देखेंगे। फैक्टर्स एक साथ आप लिख दें पहले, फिर एग्जाम्पल्स देंगे। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की कैसा स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, उसके अकॉर्डिंग भी क्राइम की डेफिनेशन डिपेंड करती है। कैपिटल और सोशलिस्ट स्ट्रक्चर अगर होता है कई बार सोसाइटी का, तो वहां पे भी क्राइम की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। जैसे कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो कोई एक एक्ट जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वहां पे हो सकता है कि वो क्राइम ना हो, बट सोशलिस्ट स्ट्रक्चर अगर है सोसाइटी का तो वही बात वहां पे क्राइम हो सकती है। इन फैक्टर्स की वजह से, इन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से कोई भी ज्यूरिस्ट एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं दे पाया है। कुछ और फैक्टर्स हैं और फिर इसके एग्जांपल्स हैं, वो भी हम यहाँ पे अभी देखेंगे। क्राइम की डेफिनेशन इस बात पर भी डिपेंड करती है कि सोसाइटी कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी एफ्लुएंट है, या फिर कंजर्वेटिव नेचर की है। तो इन बातों पे भी क्राइम डिपेंड करता है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंज होते हैं, उनसे आपको कुछ बातें याद रहेंगी। उन एग्जाम्पल्स को आप अपने एग्जाम में जरूर लिख के आएं, मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक पॉलीगैमी, जहां पे एक से ज्यादा शादी करना, पुरुष एक से ज्यादा शादी कर सकता है, पॉलीगैमी कहलाता है। डोरी, दहेज देना, दहेज लेना एक अलग ऑफेंस है। अनटचेबिलिटी, ये भी एक ऑफेंस है आज की डेट में। लेकिन ये तीनों बातें काफी पहले अपराध नहीं हुआ करती थी। हमने राजाओं की कहानियां खूब सुनी हैं, जो राजाएं एक से ज्यादा रानियां रखते थे वो अपराध नहीं कहलाता था। पहले दहेज खूब दिया जाता था, वो अपराध नहीं कहलाता था। अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता, ये पहले अपराध नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय चेंज हुआ तो ये कैटेगरी भी अपराध की कैटेगरी में आ गई। ये तो था टाइम के अकॉर्डिंग कैसे देखो अपराध, जो पहले एक बात अपराध नहीं थी वो बाद में आके अपराध बन गई। इसी तरीके से अभी अगर हम प्लेस के अकॉर्डिंग और टाइम, जिसमें दोनों के एग्जाम्पल आ जाएंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अटेम्प्ट टू सुसाइड का मैटर। अगर कोई पर्सन सुसाइड करने की अटेम्प्ट करता है तो इंडियन पेनल कोड में, आईपीसी में सेक्शन 309 आईपीसी है जो उस पर्सन को पनिशमेंट देती है जिसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया है। लेकिन अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर 1961 से पहले अटेम्प्ट टू सुसाइड, आत्महत्या की कोशिश करना एक अपराध हुआ करता था। लेकिन 1961 के बाद में वहां पर इंग्लैंड में अब ये अपराध, ये एक्ट अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है। यूएस में अगर देखें तो वहां पर 1986 तक ये अपराध हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में अब ये अपराध नहीं है। इंडिया में क्या पोजीशन है अटेम्प्ट टू सुसाइड की, 309 आईपीसी की आज की डेट में क्या पोजीशन है? तो इसके लिए आपको 2 ईयर याद रखने हैं, 1994 से लेकर 1996 तक इंडिया के अंदर भी ये सेक्शन 309 आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया था, क्रूअल्टी बता दिया गया था, इर्रेशनल प्रोविजन बता दिया गया था। ये बताया गया था, इस केस का भी नाम आप याद रख लें, पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसकी साइटेशन है AIR 1994 SC 1844। इस केस में यह कहा गया था कि 309 IPC ये एक क्रूएल्टी है और इर्रेशनल प्रोविजन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इन व्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1994 से पहले आईपीसी की 309 आईपीसी ये एक ऑफेंस हुआ करता था, लेकिन 1994 में जब ये पी रत्नम का केस आया तो उसके बाद ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई और फिर इस सेक्शन के अंतर्गत किया गया एक्ट अपराध नहीं माना गया। और ये कब तक चलता रहा? जब तक 1996 में दो केस और नहीं आ गए। एक केस था लोकेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और दूसरा केस था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दोनों ही 1996 के केस हैं, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए और इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 309 आईपीसी की वैलिडिटी को कंटिन्यू कर दिया और कहा कि 309 आईपीसी इर्रेशनल नहीं है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो 1996 के बाद अगेन 309 आईपीसी एक ऑफेंस की कैटेगरी में आ गया। तो इस तरीके से जब टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट जब चेंज होता है तो इसी कारण से कोई भी ज्यूरिस्ट क्राइम की एक फिक्स डेफिनेशन नहीं दे पाया है। एक और एग्जांपल है जहां पे लेजिस्लेचर, देखो लेजिस्लेचर की मर्जी है कि वो स्टैट्यूट में चेंज करके, कानून में चेंज करके किसी एक्ट को कह सकती है कि अब ये अपराध नहीं रहा और कानून में ही चेंज करके कह सकती है एक्ट अब अपराध हो गया है। और प्लेस टू प्लेस एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि बिहार के अंतर्गत लिकर की सेल और परचेज के ऊपर रोक लगा देने से आज की डेट में बिहार के अंतर्गत शराब खरीदना और बेचना एक अपराध है। लेकिन वही एक्ट दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो वो वहां पर अपराध नहीं है। इसी तरीके से लेजिस्लेचर अगर चाहती है कि अबॉर्शन एक अपराध होना चाहिए, तो काफी पहले तक ये अपराध था, लेकिन कुछ चेंजेस किए लेजिस्लेचर ने और अबॉर्शन को भी अपराध की कैटेगरी से एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में बाहर कर दिया है। तो इस तरीके से अपराध की डेफिनेशन हमेशा से चेंज होती रही है और इसी चेंजिंग नेचर के कारण कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं आ पाई है। अलग अलग ज्यूरिस्ट ने जो क्राइम की डेफिनेशन दी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैंने आपको इजी बनाने के लिए कि आपको आसानी से याद हो जाए, फैक्ट्स भी याद रहें, एग्जाम्पल्स भी याद रहें, उसको टेबुलर फॉर्म में बनाने की कोशिश करिए। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से टेबल बनाया। पहले टेबल बता देता हूँ। बेसिस ऑफ डेफिनेशन बताएंगे हम यहाँ पे किस बेसिस पे डेफिनेशन दी गई। ज्यूरिस्ट, जिस ज्यूरिस्ट ने ये डेफिनेशन दी उसका नाम यहाँ पे आएगा। फिर एक्चुअल डेफिनेशन दी क्या थी वो डेफिनेशन यहाँ लिखी है। उस डेफिनेशन में क्या एरर पाई गई, उसमें क्या क्रिटिसिज्म हुए वो इस कॉलम में लिखे हैं। उनके एग्जाम्पल्स फिर हम यहाँ पे देंगे कि किस तरीके से वो एरर को सपोर्ट करते हैं। तो पहला फॉर्म है क्राइम एज ए पब्लिक रॉन्ग। ये ज्यूरिस्ट रहे हैं ब्लैक स्टोन। मैं इनको भी कोशिश करूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, कि आपको ये भी याद कराने की कोशिश करूं कि ये ज्यूरिस्ट के नाम भी आपको याद हो जाए इजीली। तो अभी हम पढ़ लेते हैं। तो ये डेफिनेशन एज ए पब्लिक रॉन्ग दी थी, ब्लैक स्टोन नाम के ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी। और एक्चुअल में डेफिनेशन थी क्या? उन्होंने डेफिनेशन दी, क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट। उन्होंने कहा कि कोई भी एक्ट जो या तो किया गया या नहीं किया गया पब्लिक लॉ के उल्लंघन में, वो ऐसा एक्ट अपराध कहलाएगा जबकि वो पब्लिक लॉ ऐसे एक्ट को जो किया गया या नहीं किया गया उसको या तो मना करता हो करने के लिए या उसको कमांड करता हो। तो ऐसी सिचुएशन में वो एक्ट कमिटेड और ओमिटेड क्राइम की डेफिनेशन में आएगा, ऐसा बोला ब्लैक स्टोन साहब ने। अब इसमें क्या प्रॉब्लम रह गई?
वो ये बताया, देखो ये डिपेंड करेगी डेफिनेशन पब्लिक लॉ पर, कि पब्लिक लॉ की इंटरप्रिटेशन क्या की जाए, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि ये डेफिनेशन ठीक है या गलत है। पब्लिक लॉ को अगर मान लेते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे की जाए कि इसको केवल ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, जो राज्य के अगेंस्ट अपराध होते हैं, अगर वहां तक सीमित मान लिया जाए तो ये डेफिनेशन बहुत नैरो डेफिनेशन हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं जो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होने के बावजूद भी ऑफेंस होते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल वो एक्ट और वो ओमिशंस जो अगेंस्ट स्टेट हुए हैं वही अपराध की कैटेगरी में आते हैं, बल्कि रियलिटी में हम देखते हैं तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट हुए एक्ट भी अपराध की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए अगर पब्लिक लॉ को ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के रूप में इंटरप्रेट किया जाए तो ये डेफिनेशन बहुत नैरो रह जाती है, इसलिए ये डेफिनेशन को ठीक नहीं माना गया। दूसरा, अगर मान लें इस पब्लिक लॉ की इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव लॉ या म्यूनिसिपल लॉ के रूप में की जाए। पॉजिटिव लॉ मैन मेड लॉ होते हैं जिनको हम लोगों ने, और जो सॉवरेन होते हैं, जो स्टेट होते हैं, वो बनाते हैं, उसको पॉजिटिव लॉ कहा जाता है। अगर हम इस पब्लिक लॉ की इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव लॉ और म्यूनिसिपल लॉ के रूप में अगर कर लें तो ये इसका मतलब ये हो जाता है कि सारे जो लीगल रॉन्ग्स हैं वो इस डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। तो ये डेफिनेशन कुछ ज्यादा ही वाइड हो जाती है, जबकि एक्चुअल इनफैक्ट हम देखने को हमें ये मिलता है कि जरूरी नहीं है कि सारे ही रॉन्ग अपराध की कैटेगरी में आए, क्राइम की कैटेगरी में आए। हम एक्चुअल में देखते हैं बहुत सारे रॉन्ग तो होते हैं, लेकिन वो सिविल रॉन्ग होते हैं, टॉर्ट होते हैं, क्राइम की कैटेगरी में वो नहीं आते हैं। तो इन क्रिटिसिज्म को देखते हुए ब्लैक स्टोन साहब ने क्या किया, खुद ही अपनी डेफिनेशन को अमेंड कर दिया। उनको लगा कि ये अमेंड की जानी चाहिए, तो ब्लैक स्टोन साहब ने ही अपनी डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया और फिर उन्होंने ये डेफिनेशन दी, अ क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ की जगह पे उन्होंने राइट्स एंड ड्यूटीज कर दिया। क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज ड्यू टू होल कम्युनिटी। अब उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कह दिया कि जो पब्लिक राइट्स होते हैं और जो पब्लिक ड्यूटीज होती हैं उनका अगर कोई वायलेशन करता है तो ऐसा वायलेशन क्राइम की कैटेगरी में आएगा। इस डेफिनेशन में भी बहुत सारी कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि सारे राइट्स जो पब्लिक कम्युनिटी को मिलते हैं वो अपराध की कैटेगरी में आते हों, या सारी ड्यूटीज जो किसी पर्सन के ऊपर होती हैं वो अपराध की कैटेगरी में आए। ये भी बहुत ज्यादा वाइड डेफिनेशन हो गई थी। जैसे कि पीछे ब्लैक स्टोन साहब ने अपनी डेफिनेशन को ही मॉडिफाई किया था, जिसमें वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट एंड ड्यूटीज की बात करी थी, जिसके कारण बहुत सारी ड्यूटीज ऐसी मिली कि जो ऑफेंस नहीं थी। इसलिए एक दूसरे जूरिस्ट हुए, स्टीफन उनका नाम है, जब ये कमेंट्री लिख रहे थे कॉमन लॉ पर तो इन्होंने ब्लैक स्टोन की डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया और इन्होंने क्या कर दिया, अ क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ राइट्स कंसीडर्ड in reference to evil tendency of such violation as regard to the community at large। तो इन्होंने क्या किया है, आप यहां पे देखें ध्यान से डेफिनेशन को, तो उन्होंने मोटा मोटा ड्यूटीज को यहां से हटा दिया, क्योंकि ब्लैक स्टोन साहब ने राइट्स एंड ड्यूटी दोनों रखे हुए थे, यहां से इन्होंने ड्यूटीज को हटा दिया क्योंकि ड्यूटीज का क्रिटिसिज्म हुआ। तो अब इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ कि इन्होंने डेफिनेशन को फिर से नैरो कर दिया। नैरो कैसे कर दिया कि बहुत सारी ड्यूटीज ऐसी हैं कि अगर उनका वायलेशन किया जाए तो वो क्राइम कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, उसके सामने दूसरा पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन की पिटाई लगा रहा है, टॉर्चर कर रहा है उसको, और इस बात के लिए टॉर्चर कर रहा है कि वो किसी क्राइम के किए जाने को एक्सेप्ट कर ले, कन्फेस कर ले क्राइम के कमीशन को, और दूसरा पुलिस ऑफिसर उसे खड़े खड़े देख रहा है इस टॉर्चर को, तो उसकी ड्यूटी है दूसरे ऑफिसर की कि इस टॉर्चर को वो रोके, लेकिन फिर भी नहीं रोकता है, तो ये ड्यूटी क्राइम के अंदर आ जाती है अगर इस ड्यूटी का वायलेशन किया, जो इस डेफिनेशन में कवर नहीं होता। सिमिलरली एक ड्यूटीज है कि फादर की, पेरेंट्स की ये ड्यूटी होती है कि बच्चे को वो फूड दें, शेल्टर दें और क्लोथिंग्स दें। अगर वो इन ड्यूटीज को पूरा नहीं करते हैं तो आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इस टाइप की ड्यूटीज की वायलेशंस को
एक ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। तो इस टाइप के ऑफेंसेस भी इस डेफिनेशन में नहीं आ रहे थे। तो इस डेफिनेशन का भी क्रिटिसिज्म हुआ और इस प्रकार से ये वाली डेफिनेशन जो पब्लिक क्राइम एज ए पब्लिक रॉन्ग दी गई, जो ब्लैक स्टोन साहब ने पहले दी, फिर ब्लैक स्टोन साहब ने ही खुद मॉडिफाई कर ली, फिर उसको स्टीफन साहब ने मॉडिफाई किया, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हो पाई। अब दूसरे बेसिस से क्राइम की डेफिनेशन देखते हैं। दूसरा बेसिस है क्राइम एज ए मोरल रॉन्ग। पहले था पब्लिक रॉन्ग, जो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं बैठी। अब दूसरी अटेम्प्ट की गई क्राइम को डिफाइन करने के लिए, क्राइम एज ए मोरल रॉन्ग। अगर हम ग्रीक वर्ड देखें एक, तो क्राइम का डेरिवेशन है, ग्रीक वर्ड है क्रीमोज, वहां से ये क्राइम वर्ड निकला है, जिसका संस्कृत में सिनोनियम बैठता है कर्मास, और इंग्लिश में देखें तो ये होता है सोशल ऑर्डर। अगर कोई भी एक्ट जो सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट किया गया हो, उसको यहां पे क्राइम की डेफिनेशन में कंसीडर किया गया है, और जिसकी डेफिनेशन दी है ग्रेफेलो नाम के एक ज्यूरिस्ट हुए, क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, ये माने हुए क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने डेफिनेशन को देने के लिए 3 वर्ड्स की हेल्प ली, इमोरल, हार्मफुल एंड पब्लिक ओपिनियन। इन तीनों को अगर आप याद रखेंगे तो डेफिनेशन भी आपको साथ में याद हो जाएगी। डेफिनेशन कहती है क्राइम इज एन इमोरल एंड हार्मफुल एक्ट। क्राइम इज एन इमोरल एंड हार्मफुल एक्ट दैट इज रिगार्डेड एज क्रिमिनल बाय पब्लिक ओपिनियन। तो 3 ही कीवर्ड हैं यहां पे, इमोरल एंड हार्मफुल, पब्लिक ओपिनियन। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इमोरल एक्ट है या हार्मफुल एक्ट है जिसको पब्लिक कहती है कि ये क्रिमिनल है, तो ऐसा एक्ट क्राइम की कैटेगरी में आएगा। लेकिन इस डेफिनेशन की भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म आई, और ये क्रिटिसिज्म आई, इन्होंने कहा कि नो डाउट कि बहुत सारे इमोरल एक्ट हैं जो क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, जैसे मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, प्रॉपर्टी चुरा ली किसी ने, किडनैपिंग कर ली, रेप कर दिया, इमोरल एक्ट हैं जो क्राइम की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन साथ के साथ यह भी कहा गया कि बहुत सारे इमोरल एक्ट हैं जो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसके अपोजिट बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो इमोरल नहीं हैं लेकिन फिर भी क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, एक बच्चा है और वो अपने पिताजी को गंदी गंदी गालियां देता है। इमोरली ये बिल्कुल गलत है, वो बच्चा इंडिसेंस है, असभ्य बच्चा है, और वहां से वो गालियां देके चलता है और गुस्से में, और एक खिड़की में जाके शीशा लगा हुआ है उसमें घूंसा मारता है और उस खिड़की को तोड़ देता है। यहां पे 2 एक्ट हुए। एक तो उसने अपने पिताजी को गालियां दी जो बिल्कुल इमोरल एक्ट है, लेकिन ये इमोरल एक्ट आपने कहीं भी क्राइम की कैटेगरी में नहीं देखा होगा। इसके अगेंस्ट जब उस बच्चे ने एक खिड़की में घूंसा मारा जिसकी वजह से वो खिड़की टूट गई, ये कोई इमोरल एक्ट भी नहीं है। लेकिन जब हम आईपीसी पढ़ते हैं तो वहां पे मिसचीफ एक अपराध है कि अगर किसी पर्सन ने इंटेंशनली किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो वो अपराध की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो ये वाली डेफिनेशन भी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं थी और इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ। साथ में बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जिनको प्रोहिबिटेड किया गया लेकिन वो कहीं भी इमोरल नहीं है, लेकिन उनका प्रोहिबिशन समाज के लिए जरूरी था इसलिए उनको प्रोहिबिट किया गया। जैसे ट्रैफिक ऑफेंसेस हैं, ब्लैक मार्केटिंग है, किसी भी खाद्य सामग्री को आप इकट्ठा करके रख लें, बेचें ना मार्केट में उसको, वो भी एक ऑफेंस कहलाता है, ब्लैक मार्केटिंग है, कहीं भी इमोरल नहीं है। टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटीज अगर कोई पर्सन पे नहीं करता है तो वो एक ऑफेंस है बट कहीं भी इमोरल नहीं है। इस तरीके से जीएसटी की कोई चोरी करता है वो भी इमोरल नहीं है लेकिन प्रोहिबिट किया गया है इसलिए वो एक ऑफेंस है। तो इस तरीके से ये जो डेफिनेशन ग्रेफेलो साहब ने दी इमोरल एंड हार्मफुल और पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए, ये भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं थी। क्राइम को डिफाइन करने का तीसरा बेसिस है क्राइम एज ए कन्वेंशनल रॉन्ग, पारंपरिक रॉन्ग। पारंपरिक रॉन्ग के आधार पे
जो डेफिनेशन दी गई क्राइम की वो दी एडविन सदरलैंड ने। नाम याद रख लें, एडविन सदरलैंड। और इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो दी इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। क्रिमिनल बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए इन्होंने डेफिनेशन दी, और डेफिनेशन बहुत छोटी सी ये बोल दिया कि क्रिमिनल बिहेवियर इज बिहेवियर इन वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। बहुत छोटी सी डेफिनेशन दे दी। क्रिमिनल लॉ को उन्होंने बेस मान लिया, क्रिमिनल बिहेवियर को उन्होंने डिफाइन कर दिया कि बिहेवियर इन वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ इज अ क्रिमिनल बिहेवियर। ये डेफिनेशन दे दी उन्होंने क्राइम की। और साथ में ये कह दिया कि इट डजंट मैटर, नो मैटर व्हाट द डिग्री ऑफ इमोरलिटी। जैसे कि पिछली वाली डेफिनेशन में हमने बात की थी इमोरलिटी की, इंडिसेंसी की, वो उन्होंने ये कह दिया क्योंकि वहां पे भी कुछ कमियां रह गई थी कि बहुत सारे इमोरल एक्ट, बहुत सारे इंडिसेंस एक्ट, जो असभ्यता दिखाई गई, अनैतिकता दिखाई गई, वो उन्होंने कहा कि ऑफेंस की कैटेगरी में आना चाहिए, बट एक्चुअली ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं थे। तो उस चीज को रूल आउट करने के लिए इन्होंने कह दिया कि ये इमैटेरियल है, ये मैटर ही नहीं करता कि इमोरलिटी, नैतिकता की क्या डिग्री है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। रेप्रीहेंसिबिलिटी, निंदनीयता, कोई कार्य इतना निंदनीय है, बहुत ज्यादा निंदनीय है या कम है, ये मैटर नहीं करता। इंडिसेंसी, असभ्यता कितनी है उस कार्य में, कोई मैटर नहीं करता। वो कहते हैं कि इट इज नॉट अ क्राइम, कोई भी इंडिसेंसी, कोई इमोरलिटी, कोई रेप्रीहेंसिबिलिटी जब तक क्राइम नहीं होगी, जब तक कि उसको प्रोहिबिट नहीं कर दिया जाता बाय क्रिमिनल लॉ। अगर किसी, इसको हम पॉजिटिव डेफिनेशन बनाएं तो ये हो जाएगी कि अगर किसी भी एक्ट को प्रोहिबिट कर दिया गया बाय क्रिमिनल लॉ तो वो एक्ट अपराध की कैटेगरी में, क्राइम की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब इस डेफिनेशन को आप ध्यान दें तो ये डिपेंड करती है कि वो क्रिमिनल लॉ क्या है। अब क्रिमिनल लॉ की तो डेफिनेशन फिक्स है। क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन है इट इज a body of specific rules regarding human conduct। ह्यूमन कंडक्ट के रिगार्डिंग स्पेसिफिक विशेष नियम लिखे गए हैं, उनकी एक बॉडी बनाई गई है। और किसने प्रोमलगेट किए हैं? प्रोमलगेटेड बाय पॉलिटिकल अथॉरिटीज। जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज हैं उन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए। एंड द सेम अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू ऑल द मेंबर ऑफ क्लासेस टू विच इट रेफर्स। जिस क्लास को ये स्पेसिफिक रूल रेफर करते हैं उस क्लास पर यूनिफॉर्मली ये अप्लाई होते हैं। और इनको एनफोर्स कैसे किया जाता है? एंड आर एनफोर्स्ड बाय पनिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और ये पनिशमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? बाय द स्टेट। तो ये डेफिनेशन क्रिमिनल लॉ की है, फिक्स है। तो इस डेफिनेशन को और इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए अगर इस पे डिस्कशन किया जाए तो पता चलता है कि ये कोई क्राइम की डेफिनेशन नहीं है। ये तो करेक्टराइज कर दिया गया, क्राइम की डेफिनेशन ना देके क्राइम को करेक्टराइज कर दिया गया कि ये क्राइम तो पॉलिटिकल है, यूनिफॉर्मली है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक रूल्स हैं, देखो यहां पे इसी से निकाली जाएगी, पॉलिटिकल है, और पनिशमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन करके इसको स्टेट के द्वारा लागू कराया जाता है। तो ये तो एक्चुअल में कोई डेफिनेशन ही नहीं थी, ये तो एक करेक्टराइजेशन किया गया था डेफिनेशन का, इसलिए इसको भी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं माना गया। क्राइम की अगली डेफिनेशन का आधार, बेसिस बनाया गया क्राइम एज ए सोशल रॉन्ग। सोशल रॉन्ग को क्राइम की डेफिनेशन का आधार बनाया गया। क्रिमिनोलॉजिस्ट हुए हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं एक्चुअल में ये, जॉन जिलिन, ये सोशोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है हमारी सोसाइटी में तो वहाँ पे सोशल साइंस जो चेंज हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन बनानी चाहिए। तो इन्होंने एक सोशोलॉजिकल डेफिनेशन दी क्राइम की,
और कोशिश की है। जब इस क्राइम की इनकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो आपको देखने पे पता चलेगा कि इन्होंने जो एज ए मोरल रॉन्ग एंड एज ए कन्वेंशनल रॉन्ग जो डेफिनेशन आई थी उन दोनों को मिक्स करने की कोशिश की है। मोरल रॉन्ग में इमोरल एंड हार्मफुल टू द सोसाइटी वाली बात थी, एंड कन्वेंशनल में था कि जो एज पर क्रिमिनल लॉ देखें तो प्रोहिबिटेड बाय क्रिमिनल लॉ था, कोई भी एक्ट वो अपना क्राइम की कैटेगरी में था। तो यहाँ पे इन दोनों को मिक्स करके इन्होंने डेफिनेशन देने की कोशिश की है। डेफिनेशन ये है, क्राइम इज एन एक्ट दैट हैज बीन शोन एक्चुअली हार्मफुल टू द सोसाइटी, या फिर दैट इज बिलीव्ड टू बी सोशली हार्मफुल by a group of people that has the power to enforce its belief and that places such acts under the ban of positive penalties। तो यहां पे भी पेनल्टीज की बात की गई है और कन्वेंशनल में भी पॉजिटिव पेनल्टीज की बात की गई थी, और मोरल रॉन्ग में इमोरल एंड हार्मफुल टू द सोसाइटीज की बात की गई थी। तो यहाँ पे भी हार्मफुल टू द सोसाइटी की बात की गई है। तो दोनों का एक मिक्सर है। लेकिन दोस्तों इस डेफिनेशन में भी क्रिटिसिज्म आए और ये कहा गया कि एक्चुअल में इन्होंने नंबर ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर्स को एक्सप्लेन नहीं किया है। जैसे कि कुछ एक्ट्स को अगर ये पीपल जो इन्होंने बताया है कि जो जिनके पास पावर है एनफोर्स करने की, वो डिसाइड करेंगे कि कोई एक्ट हार्मफुल है या नहीं है सोसाइटी के लिए, तो केवल इस बात से ये कह देना कि कोई एक्ट सोसाइटी के लिए हार्मफुल है और उस पर पेनल्टी लगा दिया जाए, और फिर भी सोसाइटी के मेंबर्स का एटीट्यूड या रिएक्शन टुवर्ड्स दैट एक्ट अगर चेंज ना हो, तो फिर वो क्राइम की कैटेगरी में कैसे आया। जैसे कि डोरी की बात करें, दहेज की बात करें, बाद में डोरी प्रोविजन एक्ट आया और डोरी को एक क्राइम बना दिया गया। लेकिन आप देखें सोसाइटी में क्या लोगों का रिएक्शन चेंज हुआ है? क्या डोरी को लोग क्राइम समझते हैं? क्या डोरी देना लोगों ने बंद कर दिया? अगर आप डोरी डेथ के केसेस देखें, आंकड़ा अगर उठाएं, तो ऐसा लगता है कि जैसे डोरी का मामला तो और तेज हो गया है ये क्राइम आने के बाद। तो ये डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं फेल हो गई क्राइम की डेफिनेशन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। एक और बेसिस क्राइम की डेफिनेशन को डिफाइन करने का, और वो है क्राइम एज ए प्रोसीजरल रॉन्ग, जिसकी डेफिनेशन दी ऑस्टिन साहब ने। बड़ा फेमस नाम है ऑस्टिन साहब का ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो इन्होंने ये कह दिया कि प्रोसीडिंग्स देख लो कि आप प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं किसी रॉन्ग की, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि वो रॉन्ग क्रिमिनल होगा या क्रिमिनल नहीं होगा। तो इनकी डेफिनेशन है, अ रॉन्ग विच इज परस्यूड बाय सोवरेन और हिज सबऑर्डिनेट इज अ क्राइम। ऑस्टिन साहब का जहां भी नाम आए, सोवरेन वहां पे आंख बंद करके आपको यूज करना है। इनकी डेफिनेशन में सोवरेन वर्ड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज हुआ है। और साथ में इन्होंने बताया कि अ रॉन्ग विच इज परस्यूड एट द डिस्क्रिशन ऑफ इंजर्ड पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज अ सिविल इंजरी। वो क्राइम नहीं है, वो फिर सिविल इंजरी है। इसकी क्रिटिसिज्म कैसे हुई? इसकी क्रिटिसिज्म के लिए आपको मैं 2 सेक्शन आईपीसी की बताता हूं। पहले इनकी डेफिनेशन को थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करूं। इन्होंने कहा कि अगर सोवरेन के डिस्क्रिशन पे, सोवरेन की तरफ से अगर प्रोसिक्यूशन होता है किसी रॉन्ग का, तो वो रॉन्ग क्राइम कहलाएगा, और किसी इंडिविजुअल इंजर्ड पर्सन की डिस्क्रिशन पे अगर प्रोसिक्यूशन होता है किसी रॉन्ग का, तो वो सिविल इंजरी कहलाएगी, वो क्राइम नहीं कहलाएगा। लेकिन आईपीसी की सेक्शन 497 एंड 498 देखें, जहां पे अडल्ट्री को पनिशमेंट दी गई है, और इसके लिए क्लियर कट लिखा गया है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दीज ऑफेंसेस एक्सेप्ट अपॉन द कंप्लेंट ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड यहां पे इंजर्ड पार्टी है, इंडिविजुअल है, सोवरेन नहीं है, लेकिन उसकी कंप्लेंट पे प्रोसिक्यूशन होना है,
और फिर भी उन दोनों ऑफेंसेस को अपराध की कैटेगरी में रखा गया। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी वजह से ऑस्टिन साहब की डेफिनेशन भी फेल हो गई। जब ऑस्टिन साहब की भी डेफिनेशन फेल हो गई तो ज्यूरिस्ट कैनी साहब आए और उन्होंने इस डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करने के बाद डेफिनेशन दी, क्राइम आर wrongs whose sanction is punitive and is in no way remissible by any private person, but it is remissible by crown alone। तो उन्होंने इस डेफिनेशन को क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया और ये कह दिया कि ऐसे रॉन्ग जिनके लिए कोई एक पनिशमेंट रखी गई है तो उनको क्राइम कहा जाएगा, और साथ में ये कह दिया कि ये पनिशमेंट ऐसी होगी जिसको रिमिट नहीं किया जा सकता किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा, कम नहीं किया जा सकता प्राइवेट पर्सन के द्वारा, एक्सेप्ट क्राउन एलोन। क्राउन एलोन को ही पावर है कि ये ऐसी पनिशमेंट है जिसको क्राउन एलोन, अकेला क्राउन ही उसको रिमिट कर सकता है। तो दोस्तों इस डेफिनेशन की क्रिटिसिज्म क्या हुई कि हम सीआरपीसी की सेक्शन 320 देखें। 320 सीआरपीसी में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की लिस्ट दी गई है, क्षमनीय अपराधों की लिस्ट दी गई है, जहां पे बताया गया है कि इन ऑफेंसेस में एक्यूज अगर ग्रेटिफिकेशन पे करे या दोनों पार्टीज आपस में कंप्रोमाइज करें तो ऐसे ऑफेंसेस को कंपाउंड किया जा सकता है। कुछ ऑफेंसेस हैं जिनको विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट कंपाउंड किया जा सकता है, कुछ ऑफेंसेस वहां पे दिए गए हैं जिनको विद परमिशन ऑफ कोर्ट कंपाउंड किया जा सकता है। तो यहीं पे एक एग्जांपल मिला कि जो पनिशमेंट थी उसको रिमिट करने की पावर एक प्राइवेट पर्सन जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ था उसके हाथ में थी, लेकिन ये डेफिनेशन कहती है केवल क्राउन के हाथ में है, जिस कारण से ये डेफिनेशन भी फेल हो गई। जब सभी ज्यूरिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी और उनके सभी के क्रिटिसिज्म आए और कोई एक सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन नहीं आई, तो रसल साहब एक ज्यूरिस्ट गुस्से में आ गए, और गुस्से में आने के बाद उन्होंने ये डेफिनेशन लिख डाली। इन्होंने डेफिनेशन दी क्रिमिनल ऑफेंस की, क्राइम की डेफिनेशन इन्होंने भी नहीं दी गुस्से में, इन्होंने डेफिनेशन दी क्रिमिनल ऑफेंस की। क्रिमिनल ऑफेंसेस आर क्रिएशन ऑफ क्रिमिनल पॉलिसीज। इन्होंने डिपेंड कर दिया क्रिमिनल पॉलिसीज जो बनती हैं उनमें जिन एक्ट्स को ऑफेंस बताया जाएगा वो क्रिमिनल ऑफेंस होंगे। क्रिमिनल ऑफेंसेस आर क्रिएशन ऑफ क्रिमिनल पॉलिसीज अडॉप्टेड टाइम टू टाइम, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज हो रहा था तो इन्होंने टाइम टू टाइम अपनी डेफिनेशन में ही दे दिया। क्रिएशन ऑफ क्रिमिनल पॉलिसीज अडॉप्टेड टाइम टू टाइम किसके द्वारा अडॉप्ट की गई? बाय दोज सेक्शन ऑफ कम्युनिटी हु आर पावरफुल एनफ। किसके द्वारा अडॉप्ट की गई ये क्रिमिनल पॉलिसीज? अडॉप्टेड बाय दोज हु आर पावरफुल एनफ। किस बात के लिए पावरफुल एनफ? टू सेफगार्ड देयर ओन सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। और कैसे? बाय कॉजिंग द सोवरेन पावर इन द स्टेट। सोवरेन पावर किसको देके? स्टेट को देके। क्या करने कैसे करेंगे वो सिक्योरिटी? टू रिप्रेस कंडक्ट, टू रिप्रेस कंडक्ट विच मे एंडेंजर देयर पोजीशन। जो ऐसा कंडक्ट को रिप्रेस कर देने के लिए जो क्रिमिनल पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कैसे कंडक्ट को? जिन कंडक्ट की वजह से इन पावरफुल लोगों का जो पोजीशन है वो डेंजर में, खतरे में आ जाती है। ऐसे कंडक्ट को रिप्रेस करने के लिए टाइम टू टाइम जो क्रिमिनल पॉलिसीज अडॉप्ट की गई उन्हें कह दिया क्रिमिनल ऑफेंसेस। फाइनली जितनी भी डेफिनेशन यहां पे आई, कोई भी डेफिनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। इवन आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860, इसने भी क्राइम को डिफाइन नहीं किया। इसने भी किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए इन्होंने भी केवल ऑफेंस की डेफिनेशन दी है। ऑफेंस को डिफाइन किया है सेक्शन 40 आईपीसी में, और वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी गई हैं कि ये ऑफेंस होगा और ये ऑफेंस होगा और ये ऑफेंस होगा। वहां पे भी क्राइम को उन्होंने टच नहीं किया है। फाइनली जब आप अपनी
क्राइम की डेफिनेशन को कंक्लूड करें तो आप ये लिख सकते हैं कि जब कोई सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन नहीं आई तो ये तीन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बनाए गए जिनके कंप्लीट होने के बाद ये कहा जा सकता है कि वो क्राइम की कैटेगरी में आएगा। तो वो तीन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम क्या हैं? क्राइम इज एन एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक उसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होना चाहिए, उसके पार्ट पे कोई एक्ट होना चाहिए या उसके पार्ट पे कोई ओमिशन होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग ने, मानव ने या तो कोई कार्य किया हो या कार्य का कोई लोप किया हो। दूसरा पॉइंट इसके साथ में, दूसरा, ट्रांसग्रेशन या फिर वायलेशन जिसको बोलेंगे, सच हार्मफुल एक्ट्स ऑफ वायलेशन ऑफ such harmful acts is prevented by a threat of sanction of punishment administered by the state। और ऐसे हार्मफुल एक्ट या कमीशन को प्रिवेंट किया गया हो, और कैसे प्रिवेंट किया जाएगा? थ्रेट देकर। एक किसकी थ्रेट? कि सैंक्शन की पनिशमेंट मिलेगी आपको, और वो पनिशमेंट कौन देगा? एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट। जो राज्य होगा वो पनिशमेंट देगा अगर किसी ने ऐसा एक्ट किया जो प्रिवेंट किया गया है, जिसको हार्मफुल बताया गया है। तीसरा पॉइंट, द गिल्ट ऑफ द एक्यूज। जिस पर्सन के अगेंस्ट ऐसा ऑफेंस होने का, करने का, अपराध करने का आरोप लगाया गया है, द गिल्ट ऑफ द एक्यूज इज डिटरमाइंड आफ्टर द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड। उसका गिल्ट जब डिसाइड किया जाए कि जब उसके खिलाफ जो एक्यूजेशन किया गया है उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर लिया गया हो इन लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ अ स्पेशल काइंड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ लॉ। जो लॉ के प्रावधान हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार इस पर लगाए गए, किसी भी व्यक्ति पर लगाए गए आरोपों को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर लिया गया हो, तब उसका गिल्ट, उसका जो अपराध है वो उसको डिसाइड किया जाए। तब कहा जाएगा कि अभी ये सारी चीजें मिलने के बाद एक क्राइम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये काफी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन आप इसको रोक के बार बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आपको रिमाइंड करने के लिए इजी हो जाएगा। और बाकी इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट्स को, और उसके पीछे रीजन ये है कि जितने भी ज्यूरिस्ट हुए हैं जिन्होंने ये डेफिनेशन दी, उन्होंने लॉ को पूरा पढ़ने के बाद, बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ये डेफिनेशन देने की कोशिश की, जिन डेफिनेशंस को आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए आपकी थिंकिंग और इन ज्यूरिस्ट की थिंकिंग में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, इसलिए आपको ये टफ लगती हैं। लेकिन मेरी कोशिश रही है कि मैं इनको आपको इजी से इजी बना दूं, आपको याद रखने में आसानी हो जाए। और मैं इसी तरीके से इसी चैप्टर के बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं उनको वन बाय वन मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। आप मेरी वीडियोस को देखते रहे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। कोई अगर आपको लगता है सजेशन है, कोई आपको लगता है कमी रह गई पढ़ाने में, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए और इजी कर दिया जाए। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो तुरंत आए और आपको तुरंत पता चल जाए और आप उसे देख सकें जल्दी से जल्दी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।